हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दरअसल बिहार दरोगा मद्य निषेध वाला जो एक वैकेंसी आई हुई है 64 पदों के लिए, उसका एग्ज़ाम का डेट भी घोषित कर दिया गया है और उसका एग्ज़ाम भी जो है आपको जल्द ही ले लिया जाएगा, ठीक है? तो इसी संदर्भ में यह वीडियो जो है उसी एग्ज़ाम के मद्देनज़र इस वीडियो को मैंने लाने का प्रयास किया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यह एग्जाम हाल ही में कंडक्ट करवाई गई थी 16/7/2023 को, ठीक है? तो आप लोगों को एक रफ आइडिया लग जाए कि ऐसे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि एक आइडिया आप लोगों को लगेगा तो आप लोग उस हिसाब से उस दिशा में अपनी तैयारी को ले जाएंगे, ठीक है? तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं यह वीडियो को। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से, और आप लोगों से एक गुजारिश है कि ध्यानपूर्वक आप लोग इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे और आप लोगों के कितने अंक आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि कीव किसकी राजधानी है। आपने प्रारंभिक परीक्षा में भी देखा होगा कि एक कंट्री एंड कैपिटल से एक प्रश्न रहता ही है ना? तो यहाँ भी देखिए कीव किसकी राजधानी है, तो आप सबको पता होगा कि कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। और यूक्रेन जो है वो काफी चर्चा में भी रहा था, रसिया और यूक्रेन की युद्ध जो चल रही थी इस वजह से, तो इसलिए कीव की राजधानी पूछ लिया गया है ना कि कीव किसकी राजधानी है, तो यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है? देखिए यहाँ से हम लोग कुछ कुछ प्रश्नों के जो है सो डिस्कस भी करते जाएंगे जो भी इससे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ठीक है ना? देखिए यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन एक यूरोपीय देश है जो को गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रोटी का डलिया भी कहा जाता है, ठीक है ना? ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यूएसएसआर का जब 1991 में विघटन हो गया था तो उसके बाद यूक्रेन का जो है यूक्रेन देश का निर्माण हुआ था, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना? देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो इसके दौरान जगदीशपुर में यानी बिहार के जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो काफी इजी प्रश्न था, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, कुंवर सिंह, ठीक है ना? तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किया था, ठीक है? कुंवर सिंह जो थे वो गुरिल्ला युद्ध तकनीक के विशेषज्ञ थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ से आप लोगों को मैं कुछ प्रश्नों को बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अजीमुल्ला, है ना? ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं अजीमुल्ला, इन्होंने जो है फतेहपुर में इसका नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का फतेहपुर में किसने किया था, तो ये किया था अजीमुल्ला ने, ठीक है? चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है ना? बैगनी और नीला प्रकाश जो है वो अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं, बैगनी और नीला, इसलिए हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है? अब देखिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है। हिमालयी भालू और जो विशाल पांडा है ये किन जातियों के उदाहरण है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दुर्लभ जातियों के उदाहरण है, ठीक है ना? हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है ये दुर्लभ जातियों के उदाहरण है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नमक पानी की झील है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील, ठीक है? आप लोगों को याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है यह चिल्का झील है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है? और चिल्का झील जो है यह भारत का पहला रामसर साइट भी है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है तो ये चिल्का झील है, और इसे 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज याद रख सकते हैं आप कि चिल्का झील जो है ये एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है। अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? और भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील अगर आपसे पूछे तो सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है वो सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे हमसे पूछा था सबसे बड़ी नमक पानी की झील, तो हमारा आंसर चिल्का झील होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो देखिए सोलर सेल जो बने होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक के बने होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, ठीक है?
उसके बाद हम लोग यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं कि सौर सेल का वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग जो अगर किसी चीज में हो रहा है तो वो अंतरिक्ष वाहनों में हो रहा है, सैटेलाइट्स में हो रहा है, और एक हबल टेलीस्कोप जो आप लोगों ने सुना ही होगा, उस हबल टेलीस्कोप में भी सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से कौन सा देश शामिल नहीं था। आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो कब से कब तक चला था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। जबकि देखिए जापान हो गया, जर्मनी हो गया और इटली जो हो गया, ये धुरी राष्ट्रों में शामिल था। ठीक है, चलिए, और इधर मित्र राष्ट्र जो थे उसमें आपको कौन कौन से शामिल थे ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मे बी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था या फिर धुरी राष्ट्र में कौन शामिल था, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो देखिए मित्र राष्ट्र में जो शामिल था वो फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं वो भी था। ठीक है ना, कौन कौन से थे? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर, ये जो थे ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे। जबकि जापान, जर्मनी और इटली जो थे ये धुरी राष्ट्र में शामिल थे। जी हाँ, उस समय यूएसएसआर जो था वो अमेरिका के फेवर में था। ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 8वां जो है ये है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो देखिए आप सबको पता होगा 82.5 डिग्री, तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, 82.5 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए ये जो 5 राज्य है ये है यूपी, इसके बाद एमपी, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को याद रखना है छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा, और एक हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इन 5 राज्यों से जो है होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है आपसे, देखिए हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे कि वध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो वध्वागम शब्द जो है इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वधु जोड़ आगम। ठीक है ना, वधु जोड़ आगम जो है ये वध्वागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए इसके बाद मैथ के प्रश्न है, मैं केवल इसका प्रश्न का उत्तर बता देता हूं और आप लोग जो है इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.74 सेंटीमीटर। मैं इसमें केवल जीके और जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करूंगा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न था कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो लगाया गया था ऑप्शन नंबर ए, 1968 में। ठीक है ना, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 29 जून 1968 को लगाया गया था। मे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। और एक चीज आप लोगों को याद रखना है, अगर ये पूछा जाए कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू लगाया गया था, तो ये वर्ष 2005 में लगाया गया था। ठीक है ना, कब लगाया गया था? 2005 में। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो बिहार में अब तक जो है कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1968 में लगाया गया था बिहार में, भोला पासवान शास्त्री थे उस समय मुख्यमंत्री, और लास्ट टाइम जो लगाया गया है वो 2005 में लगाए गए हैं। ठीक है, कुल 8 बार लगाए गए हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 12वां नंबर प्रश्न कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो है ये आदिवासी समूह से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दरअसल क्या हुआ था कि कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए ही पीएम पीवीटीजी मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, जब इसको शुरू किया गया था तो इस मिशन का जो खर्च रखा गया था वो 15,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 13वां प्रश्न हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो
तो काफी इजी है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार जो है कौन सी संस्था है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, इसरो। ठीक है, इसरो की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है 15 अगस्त 1969। ठीक है ना, 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में इसरो के कौन हेड हैं, इसरो के हेड कौन है और ये कितने नंबर के हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो देखिए बास्केटबॉल के जो मैदान होते हैं इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट। ठीक है ना, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। इसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपसे बिहार दरोगा का जो एग्जाम 17 दिसंबर को हुआ है वो वहां से भी ये प्रश्न पूछे गए थे। तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये काफी इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। ठीक है ना। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का अर्थ क्या था। विजयनगर साम्राज्य में आमरम अमरम शब्द का अर्थ क्या था, तो देखिए अमरम शब्द का जो अर्थ था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैनिकों के अनुदान। ठीक है ना, तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों को अनुदान था। विजयनगर कालीन सेना नायक जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सेना नायकों को नायक कहा जाता था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और नायक जो होते थे वो भू सामंत होते थे। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को याद रखना है। भूस्वामी एवं पट्टेदार के मध्य उपज की हिस्सेदारी जो होती थी उसे वारम व्यवस्था कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में भूस्वामी यानी भूमि के जो स्वामी होते थे और जो पट्टेदार होते थे उनके मध्य जो उपज की हिस्सेदारी होती थी उसे उस समय में वारम व्यवस्था कहते थे। ठीक है, और खेती में जो कृषक मजदूर लगे होते थे उन्हें कुदी कहा जाता था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि कृषि कार्य में जो मजदूर लगे होते थे उन्हें कुदी कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह से क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। और अगर पूछ दे आर्टिकल कभी आपसे पूछा जाए अगर कि किस आर्टिकल में ऐसी व्यवस्था की गई है, तो ये आर्टिकल है 85 का क्लॉज 2। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी। ठीक है ना, अनाईमुडी जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है यानी पश्चिमी घाट में स्थित है। और इसकी अगर ऊंचाई पूछ दे आपसे कभी तो 2695 है। इसका ऊंचाई आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और डोडा बेटा के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। बताइए मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑयस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परितारिका द्वारा। है ना, परितारिका को ही हम लोग आइरिस भी कहते हैं। तो मे बी आपको ऑप्शन में वहां पे परितारिका ना लिख के आइरिस दे दे तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि ये परितारिका को ही इंग्लिश में हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरात्मक मान। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, यानी कि अधिक अपवर्तनांक कोई माध्यम है उसका अधिक अपवर्तनांक है। ठीक है ना, तो बताइए इस चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका जो सही आंसर है कि दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होगा। यदि अधिक अपवर्तनांक है तो वो अधिक सघन होगा। ठीक है ना, तो इसलिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, प्रकाशिक सघन होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है बता सकते हैं आप लोग। देखिए म्यू बराबर जो होता है ये आप लोगों को याद रखना है, सी वाई वी होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है ना। और ऐसा माध्यम जो होता है वो क्या होता है, सघन माध्यम होता है। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सतलुज तथा काली नदियों के मध्य हिमालय किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य जो हिमालय है उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो इसे जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। अब देखिए आप लोगों को मैं एक बार पूरा रिकॉल करवा देता हूँ सारे के सारे, है ना। देखिए सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है उसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय के नाम से। सतलज और काली नदी के मध्य जो है वो है कुमायूं हिमालय के नाम से। काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य जो है वो नेपाल हिमालय है। और तिस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य जो है वो असम हिमालय है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग सुन लेंगे, सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। सतलज से काली नदी के मध्य में कुमायूं हिमालय है। काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य में नेपाल हिमालय है। और तिस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य में असम हिमालय है। आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है, तो आप लोगों को याद रखना है नेपाल हिमालय जो है ये सबसे अधिक लंबा है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। देखिए ये भी प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना जो है ये उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आप लोगों को बताना है, तो याद रखना है 24 जुलाई 1991 में, है ना। 24 जुलाई 1991 को भारत में नई आर्थिक नीति यानी उदारीकरण आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई थी। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 25वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि वर्ष 1809 ईस्वी में 1809 में फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो लिखी थी वो ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय ने लिखी थी, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और, ठीक है। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी, राजा राम मोहन राय ने लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी, 1809 में। और ये भी याद रखना है 1809 में फारसी भाषा में। अगर आपसे इसका हिंदी पूछा जाए कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा या हिंदी शीर्षक क्या था, तो इसका जो था वो था एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख अगर रचनाओं को हम देखें तो जैसे एक था आपका तूफत उल मुवाहिदीन था, वेदांत गाथा था, द द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस था, बंगाली व्याकरण, ये सब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, तूफत उल मुवाहिदीन था, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस था, बंगाली व्याकरण था और वेदांत गाथा, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। और दयानंद सरस्वती का एक काफी फेमस पूछा जाता है आपसे, याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश, 1873 में इन्होंने इसे लिखा था, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के विनोद चंद्रन। आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। देखिए इससे क्या होता है कि आप लोगों का मेमोरी पावर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि एक बार रिकॉल हो जाएगा आप लोगों का, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, यह क्या है। तो आप सबको पता होगा बिपरजॉय जो है एक चक्रवात है और इसका नामकरण जो है वो बांग्लादेश ने किया था। याद रखने के लिए आप देख सकते हैं बिपरजॉय का पहला लेटर ब है यानी बी है, और बी फॉर बांग्लादेश। तो बिपरजॉय का नामकरण जो है वो बांग्लादेश ने किया था और ये एक चक्रवात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। हमसे पूछ रहा है नहीं है। तो आप सब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कहलगांव। कहलगांव भागलपुर बिहार में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहीं से कट जाएगा ये, है ना। तो इसलिए हमारा सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए कि महाराष्ट्र में कौन कौन से ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। तो एक तिरोरा है, चंद्रपुर है और ट्राम्बे है, ठीक है। तिरोरा, चंद्रपुर और ट्राम्बे जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और कहलगांव विद्युत परियोजना जो है ताप विद्युत परियोजना, ये आपको भागलपुर बिहार में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। तो काफी इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1/6 भाग यानी 1/6 हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो सबको पता है कि पानी का क्वथनांक जो सेल्सियस में होता है वो ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर कैल्विन में आपसे पूछे तो यही कैल्विन में हो जाएगा 373 कैल्विन। और अगर फॉरेन हाइट में पूछे तो 212 डिग्री फॉरेन हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो क्वथनांक की बात हो गई कि सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस
और केल्विन में 373 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे हिमांक पूछा जाए तो सेल्सियस में हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में हो जाएगा आपका 273 केल्विन, और अगर आपसे पूछे फ़ारेनहाइट में तो यही हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मैं हिमांक बिंदु बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने से क्या होती है? देखिए, जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तो इसका मतलब है तरलता क्या होगी? घटेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है, ठीक है ना, जब वे अपनी अतिरिक्त तरलता रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है रिवर्स रेपो रेट, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गागर में सागर भरना जो है मुहावरे का अर्थ है कि गागर में सागर भर, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। थोड़े शब्दों में अधिक कहना ही गागर में सागर भरना का अर्थ होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो देखिए, धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी से संबंधित है, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। और इस प्रपात के गिरने से उस स्थान पर क्या होता है कि कुहासा यानी कि धुआं सा बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसे धुआंधार प्रपात या धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। एक आप लोगों को याद रखना है चुलिया जलप्रपात के बारे में, ये आपको चंबल नदी पे मिल जाएगा, ठीक है। च से चंबल, च से चुलिया, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये जो है चुलिया जलप्रपात वो आपको राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटका राज्य में। और किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर कर्नाटका में स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक काफी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है चित्रकूट जलप्रपात के बारे में, तो आप लोगों को याद रखना है चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है और इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से देखिए मैथ के प्रश्न है 34 नंबर में, तो मैं केवल इसका जो है आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो 50% है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, गुरु दक्षिणा शब्द में जो है वो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है, ठीक है। मैं हिंदी के प्रश्नों को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल जीके और जीएस के जो प्रश्न होंगे उसे ही थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि इसे कब मंजूरी दी गई है, तो याद रखना है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक जो है इसे 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी गई है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर यहाँ से है, ठीक है, कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? देखिए, तो देखिए, कांच पर लिखने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो आपको किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होते हैं इसका उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। ये काफी एक नया प्रश्न मुझे देखने को मिला था इस बार, है ना, कि 1915 में जब भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको एक सुटेबल ऑप्शन जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी ही दिखेगा आपको, काठियावाड़ी किसान का, ठीक है। तो हमारा सही आंसर काठियावाड़ी किसान ही होने वाला है। और कब ये वापस आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे वापस। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, है ना। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन गांधी जी वापस आए थे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? तो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था मेनर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मिश्रण नहीं है। तो देखिए, वायु एक मिश्रण है, दूध मिश्रित पेय तो जैसे ही लग गया मिश्रित तो ये भी मिश्रण है,
और आयोडीकृत नमक जो है ये भी हमारा मिश्रण है। तो कौन सा बच गया? एक ऑप्शन नंबर ए बच गया, आश्वित जल यानी शुद्ध जल जिसे हम लोग कहते हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए, किसी भी देश में एक विशेष वर्ष के दौरान जो भी उत्पादित अंतिम वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं एवं सेवाएं, उनके कुल मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। ठीक है, प्रश्नों के नेचर को आप लोग देख रहे होंगे, इजी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, है ना, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। कुछ प्रश्न के नेचर जो है वो थोड़े टफ होते हैं, परंतु ज्यादातर प्रश्न आपको 60 से 70 80 प्रश्न जो है वो काफी इजी नेचर के ही दिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो था ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो हमारा 42 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो देखिए, कोई भी लोकसभा का जब नवनिर्वाचित लोकसभा होता है तो उसके जो तत्कालिक अध्यक्ष यानी जिसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, वो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? देखिए, भारत तो G20 का सदस्य है और हाल ही में भारत में ही G20 का क्या हुआ है, सम्मेलन भी हुआ है। भारत ने अध्यक्षता करी थी G20 का। इसके बाद देखिए, तुर्की भी इसका सदस्य है और फ्रांस भी इसका सदस्य है। बांग्लादेश जो है ये G20 का सदस्य देश नहीं है। G20 का गठन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1999 में G20 का गठन हुआ था। ठीक है, और इसमें हाल ही में जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है G20 में भारत की अध्यक्षता में। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? बताइए, निम्न में से कौन से पादप युग्म में यानी ऐसे कौन से जोड़े हैं जिसमें उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़हल और सरसों। इसमें क्या होते हैं? उभयलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, कोई भी जीव जो नर और मादा दोनों प्रजनन अंगों का उत्पादन कर सकता है उसे ही हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में सुमीत नागल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो टोक्यो ओलंपिक में सुमीत नागल जो है उन्होंने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो किए थे आपके टेनिस में, यानी कि सुमीत नागल जो है वो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ कब हुआ था? तो 2021 में हुआ था। होना 2020 में ही था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में इसका आयोजन हुआ था। और भारत इसमें जो है कुल 7 पदक जीता था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाल सही आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। ठीक है ना, तो विधान परिषद वाले जो राज्य होंगे वहां की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है ना, तो विधान परिषद के गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, 169 में। ठीक है, चलिए, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किस में है? तो ये है आपका 169 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 49वां नंबर प्रश्न, जी का मान कितना होता है? तो देखिए, जी का मान जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डेमोस शब्द का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, डेमोस डेमोक्रेसी, डेमोस और क्रेशिया शब्द से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। तो इसमें डेमोस का मतलब जो होता है वो जनता होता है, और क्रेशिया वर्ड जो होता है इसका मतलब शासन होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो डेमोस पूछा है तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो था ना ये वर्ष 2016 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 7 वर्ष इसने, 16 7 23, तो 23 वर्ष, सॉरी 2023 में इसके 7 वर्ष पूरे हो गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
कि बक्सा टाइगर रिजर्व, जिसे कभी कहीं आपको बुक्सा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ भी दिखेगा, ठीक है ना। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कुछ और भी राष्ट्रीय रिजर्व है, बाघ रिजर्व है, देख सकते हैं, या नेशनल पार्क है। जैसे कि आप एक सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में जानते होंगे, एक आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है पश्चिम बंगाल में, एक आपका जलदापारा नेशनल पार्क भी है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। बुक्सा या बक्सा जो भी है, ये तो है ही। एक आपका काफी पूछा जाता है नेओरा वैली नेशनल पार्क, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेओरा वैली नेशनल पार्क जो है ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 जो है ये आपको धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। अनुच्छेद 25 में जो उल्लेख किया गया है उसमें लिखा गया है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, नामीबा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो नामीबा मरुस्थल जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में स्थित है, नामीबा मरुस्थल, ठीक है ना। नाम से ही स्पष्ट है, नामीबा मरुस्थल कहाँ हो सकता है, ये आपको दक्षिण अफ्रीका यानी कि सॉरी साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ठीक है ना। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तार है इसका, नामीबा मरुस्थल का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर की पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है, ये ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज, ठीक है। कब लिखी गई थी, तो याद रखना है हिंद स्वराज जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया था, प्रकाशित जो हुआ था ये गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था 1909 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 1909 में इसका गुजराती भाषा में प्रकाशन हुआ था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए पी के श्रीवास्तव, ठीक है ना। कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 57 नंबर कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो आप सबको पता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए गणपूर्ति के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो भारत में प्रतिवर्ष जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है वो करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, तो वर्ष 1950 से 51, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दरअसल क्या होता है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ना वो बजट पेश करने से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझसे इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी के, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 3600 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है, तो क्या आंसर होगा। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब वैसे रिसोर्सेज जिनका उपभोग जब हम करेंगे तो वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। अगर वो पुनः उसका उत्पादन हो सकता है तब तो वो नवीकरणीय हो जाते, परंतु कह रहा है कि समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवीकरणीय। इसके बाद हम लोग 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 61 नंबर यहाँ पे है। कह रहा है जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं। तो जीवों के जो परिरक्षित अवशेष होते हैं इसे हम लोग कहते हैं जीवाश्म, ठीक है। क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्मों की आयु पता लगाने में हम लोग C14 यानी कार्बन 14 विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। ओबीसी से, एससी से, एसटी से और ईडब्ल्यूएस से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एससी छात्रों से संबंधित है ये, ठीक है ना। दरअसल बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो है ये एससी छात्रों को छात्रावास प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। बताइए कौन सी भारतीय कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन में ही आप लोग देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीएसएनएल। आप लोग इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे, है ना। बीएसएनएल जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी निगम नहीं है। देखिए क्या होता है,
अब आप लोगों के मन में आएगा कि आखिरकार बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएंगी। तो ऐसी कंपनी जिसका अपने गृह देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश में व्यवसाय संचालन होता है, यानी कि भारत में तो उसका होगा ही, साथ ही साथ भारत के अलावा भी किसी देश में अगर उसका संचालन हो रहा है तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। परंतु बीएसएनएल जो है इसका केवल और केवल भारत में ही संचालन होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीएसएनएल। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 64 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाइथन 5 को। ठीक है ना। तो भारत की जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसने अपनी क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। याद रखना है, पाइथन 5 जो है ये क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और तेजस में उड़ान भरने वाले पहले भारत प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने हैं, वो बने हैं आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो देखिए बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है ना। और जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने राज्यपाल का पद त्याग कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर कि नातप्पा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नातप्पा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नातप्पा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है। और याद रखना है यह 2005 में इसे ऑफिशियली जो है राष्ट्र को यानी भारत को समर्पित किया गया था, वर्ष 2005 में। अगर आपसे पूछा जाए कि नातप्पा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो याद रखना है सतलज नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और याद रखना है एक भाखड़ा नांगल परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में है और वो भी सतलज नदी पर ही स्थित है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं, बताइए क्या होते हैं। चमगादड़ और पक्षी के पंख जो होते हैं वो समवृद्धि अंग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, समवृद्धि अंग के उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कब था, कौन था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। और संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक अगर पूछा जाए तो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है ना। और पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे 69 नंबर में कि E20 क्या है। तो E20 क्या है, तो E20 जो है ये एक एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। E20 का मतलब होता है कि 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में कम से कम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना। ठीक है ना। ये भी आप लोगों को याद रखना है, 1 लीटर पेट्रोल में कम से कम 20% इथेनॉल होना चाहिए। ठीक है। इथेनॉल किससे बनाया जाता है, तो इथेनॉल बायोमास से बनाया जाता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला प्रथम राज्य अगर आपसे पूछे तो वो अपना प्यारा बिहार है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। बताइए कौन सा ऐसा एक आवश्यक एलिमेंट है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। ठीक है ना। नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो आपको प्रोटीन के संश्लेषण में भी किया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बने यौगिक होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन के जो खोज किए थे वो किए थे मुल्डर ने, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मुल्डर ने। और प्रोटीन का नामकरण जो किया था वो किए थे बर्जीलियस ने, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, एमिनो अम्ल कहलाती है। और 20 एमिनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इतने पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे और हो सके तो आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, बताइए। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है ये आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 21 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम लोग कौन सा डे बनाते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है। तो देखिए जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले जो प्रथम अभिनेता हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, शॉन कॉनरी। ठीक है ना। कौन है, शॉन कॉनरी है।
चलिए इस प्रश्न को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा हमारा 124। और यदि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अलावा यहाँ पे हाई कोर्ट बोल देता तो वो हमारा क्या हो जाता है 214। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दरअसल 124 से लेकर 124 तक जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित अनुच्छेद है। कहाँ से कहाँ तक? 124 से लेकर 147 तक। और आपसे अगर पूछ दे भाग किस में, तो भाग 5 में इसका उल्लेख है। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और हाई कोर्ट का पूछेगा तो 214 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने किसे पराजित किया था? गुजरात टाइटंस को पराजित करके चेन्नई सुपर किंग्स जो है इन्होंने आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया था। और आईपीएल 2023 जो था वो आईपीएल का 16वां संस्करण था। क्या संस्करण था? 16वां संस्करण था। आईपीएल 2023 में आप लोगों को याद रखना है ऑरेंज कैप, जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप दिया जाता है, वो मिला था शुभमन गिल को। और एक पर्पल कैप दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो वो दिया गया था मोहम्मद शमी को। और शुभमन गिल और मोहम्मद शमी दोनों जो थे वो गुजरात टाइटंस से ही संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फैलो। देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 76 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो भारत के जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है इसका क्या उत्तरदायी है? तो देखिए इसका जो उत्तरदायित्व होता है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे ही आप लोग एनएसएसओ भी कहते हैं, है ना, एनएसएसओ भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, और आप लोगों को याद रखना है 2019 में क्या हुआ कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने क्या किया कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ को क्या किया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ में विलय कर दिया। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2019 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम लॉ ऑफिसर होता है वो आपका होता है अटॉर्नी जनरल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके संबंधित अनुच्छेद अगर पूछे जाए तो वो अनुच्छेद 76 है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और भारत के किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में इन्हें सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, NVS-01 क्या है? तो NVS-01 जो है वो क्या है? तो ये आपका एक सैटेलाइट है, यानी कि एक उपग्रह है। ठीक है, यह एक भूतुल्यकालिक उपग्रह होता है। ठीक है ना, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था वर्ष 2023 में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बोस-कियाना गुलजार पर ही एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? बोस-कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशवंत व्यास के द्वारा। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा। ठीक है, और गुलजार जो है ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3286। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना की थी वो की थी ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कब किए थे? तो वर्ष 1926 में इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और 1929 में क्या हुआ था? इस संगठन पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है ना, कब? 1929 में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश हार्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्कड। ठीक है ना, तो ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ये हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म वर्ब होगा। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 83 नंबर कि भारत में एक्सपोर्ट
प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है ये नीति आयोग करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पे, ठीक है ना। और इसकी घोषणा जो है वो 15 अगस्त 1914 को लाल किले से किए थे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का थिंक टैंक है, ठीक है। क्या है? थिंक टैंक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 84 नंबर प्रश्न। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए तापमान की जो एसआई इकाई है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए केल्विन, ठीक है ना। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन होती है, ठीक है। वह भौतिक कारक जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है उसे क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। तापमान को मापा किससे जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है। और अगर उच्च तापमान को मापना हो तो इसके लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दरअसल सूर्य का तापमान अगर मापना होगा तो आप थर्मामीटर से मापोगे, थर्मामीटर से नहीं माप सकते, इसके लिए आपको पायरोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर में। दरोगा एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है किबुल लामजाओ। घुमा फिरा के आपको एक प्रश्न यहाँ से दिए ही जाते हैं लगभग हर एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे। देखिए मनरेगा एक्ट जो है वो वर्ष 2005 में जरूर आया था, परंतु इसे लागू पूछ रहा है कि लागू कब किया गया था, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2006 में लागू किया गया था। आया कब था एक्ट? 2005 में, परंतु लागू कब हुआ? 2006 में। अब आपसे पूछेगा कि देखिए मनरेगा जो है ना, इसे सबसे पहले 2005 में जब ये एक्ट आया था या फिर 2006 में जब इसे लागू किया गया था तो इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। परंतु वर्ष 2009 में गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, है ना। याद रखना, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कब इसका नाम परिवर्तित किया गया था? वर्ष 2009 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है 88 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है एवरी वन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, इसे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 89 नंबर प्रश्न, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? आंख और उसके रोगों से संबंधित जो चिकित्सा शास्त्र है उसकी शाखा को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्थेल्मोलॉजी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। कैंसर का अध्ययन जो होता है ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी के बारे में भी अगर आप लोग देखना चाहें तो ओडोंटोलॉजी जो है ये लगभग दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन होता है। और ऑप्टोमेट्री जो होता है ये आपको आंखों के दोषों एवं असामान्यताओं की जांच करता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? बताइए कौन सी ऐसी विशेषता है जो खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए बोल रहा है कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनता है, ये तो है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं खनिज। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। ये खत्म नहीं हो सकते हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। ये गलत दिया गया है ना, ये खत्म हो सकते हैं। और इनका फैलाव एक समान नहीं है, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि ये खत्म नहीं हो सकते हैं, ये गलत दिया गया है, ये खत्म हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए कोरापुट खाने तो माइंस से भी रिलेटेड एक प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है ना। जैसे कि इस बार जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था बेलाडीला के बारे में कि बेलाडीला किससे संबंधित है, तो बेलाडीला आयरन ओर से संबंधित है। वैसे ही कोरापुट जो है ये आपको बॉक्साइट से संबंधित है और ये आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वर्ष 1707 में, ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ये जो है 1657 से लेकर 1707 तक शासन किया था, ठीक है ना। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दी थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना।
शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 93 नंबर प्रश्न कि निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? ये काफी इजी प्रश्न है। ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना। तो निम्न मूल्यों में से सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94 कि जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो जल के अणुओं द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जो गति होती है ये आपका ऑप्शन नंबर बी कहलाता है, परासरण, ठीक है ना। यहां से आप लोग इसे देख लेंगे। इसके बाद हम लोग 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है 95 नंबर प्रश्न है कि अति शुभो सनेट को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनिक भी चतुराई, ठीक है ना। अति सुघो सनेट को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द, यानी कि आपसे जो रेखांकित शब्द यहाँ पे पूछे जा रहे हैं नेकु सयानप, तो नेकु सयानप का जो है अर्थ होता है तनिक भी चतुराई, ठीक है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, इसका जो पूर्ण अर्थ है इस सब पूरे सेंटेंस का, इसका अर्थ है कि प्रेम का मार्ग जो है ना वो अत्यंत सरल है, इसमें कहीं भी चतुराई का टेढ़ापन नहीं है, इसमें केवल सच्चे प्रेमी ही चलते हैं, जो कपटी हैं कुटिल हैं उन्हें इस मार्ग पर चलने में झिझक होती है, ठीक है। और अगर ये कभी पूछा जाए आपसे कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं घनानंद, ठीक है। देखिए 96 नंबर प्रश्न इंग्लिश के प्रश्न थे। पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैड, है ना। हैड दे लेफ्ट अर्ली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, HAD, हैड आ जाएगा। हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। कोइलवर पुल जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको सोन नदी पर स्थित है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सोन नदी जो है ये किस राज्य से निकलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे है IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कप्तान कौन था? IPL 2023 में RCB के कैप्टन जो थे वो फैफ डू प्लेसिस थे, ठीक है। पहले विराट कोहली थे परंतु इन्होंने अपने कप्तानी जो है वो छोड़ दी थी, जिसके बाद फैफ डू प्लेसिस को RCB का कैप्टन बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की जो थीम थी वो आपका क्या था? ऑप्शन नंबर ए था, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो काफी इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ से। सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे उन्होंने, वो सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, परंतु सबसे पहले जो पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। और याद रखना है बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने अंक आपके कितने आए वो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।